हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत आपके ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एनबीपी सर में। आज हम आपके लेके आए हैं हाई स्कूल क्लास 10 की मैथ की वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन कराने वाले हैं। हर क्वेश्चन को आपको बड़े ही आराम से और बड़े ही अच्छे से समझाया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हमारी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उसे भी देख सकें। चलिए इसमें हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये जो संख्याएं दी हैं इनका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य का मतलब क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड किन्हें बोलते हैं? तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो स्वयं से कटें और एक से। तो तब तक काटना है इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए पहले हम 140 के करते, कितने का? 140 का। तो देखिए इस साइड हम कर लेंगे 140 के पहले गुणनखंड। तो 140 के आप गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, कितना आएगा? 70। फिर 2 से काटेंगे 35। फिर देखिए कितने से कटेगा? 5 से, तो कितना आएगा? 7। फिर 7 से काटेंगे तो 1। ये देखिए जो गुणनखंड हुए हैं 140 के लिखेंगे 2 गुणे का 2 गुणे का 5 गुणे का 7। तो फिर लिखेंगे आगे 140। देखिए 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो गुणम खाते जुड़ जाती, 2 की घात 2 और गुणे का 5 गुणे का 7। तो ये हो गया 140 के गुणनखंड। ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य और 7 भी अभाज्य है। तो देखिए अब करते हैं 156 के। तो देख लीजिए इधर 156 के गुणनखंड करते हैं हम। देखिए दूसरा क्वेश्चन 156 है। तो 156 के कैसे करेंगे? तो देखिए फिर से 2 से काटेंगे। तो देखिए 7 दून 14 और 8 दूनी 16। फिर 2 से काटिए, 2 तेहीं 6 और 9 दून 18। फिर 3 से काटिए, 1 और 3 एकन्नम 3 और 13 से काटेंगे, 13 एकन्नम 13। तो कट गए हैं। 156 के गुणनखंड में आए 2 गुणे का 2 गुणे का 3 गुणे का 13। फिर से देखिए 156 बराबर, देखिए 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। तो 2 की पावर 2 गुणे का 3 गुणे का 13। ये हो गए 156 के गुणनखंड। चलिए और बाकी तीनों और देखते हैं। तो देखिए 38 25 इसके गुणनखंड देख लेते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन के कितना है? 38 25 के। तो देखिए यहाँ 38 25 के कर लेते इस साइड। तो देखिए कर रहे हैं 38 25 के गुणनखंड। तो कितना है? 38 25। तो देखिए कितने से काटेंगे सबसे पहले? तो सबसे पहले 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, क्या 3 से कटेगा? तो 3 से चेक करना पड़ेगा। तो 3 से कट रहा है, तो 3 से काटेंगे, 3 कन्नम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा और 3 सत्ते 21 और 3 बचे 15। फिर से देखेंगे तो फिर से कितने से कटेगा? तो फिर से 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। फिर से देखें कितने से कटेगा? तब ये 2 से 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काट लेते हैं, 5 8 40 और फिर 5 बार 5 ही कटेगा। फिर 5 से काटेंगे 17 आएगा, उस फिर 17 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो कट गया। तो देखिए 38 25 का क्या लिखेंगे? 3 गुणे 3 गुणे का 5 गुणे का 5 गुणे का 17। तो इससे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर गुणे का, ये देखिए 3 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया गुणे का 17। तो ये हो गए 38 25 के अभाज्य गुणनखंड। चलिए बाकी अब देखते हैं चौथा नंबर सवाल। कितने के? 5005 के। तो इसके करेंगे। तो देखिए 5005 के कर लेते हैं। तो देखिए इस साइड इसको हटा देते हैं और 5005 के गुणनखंड देखते हैं। तो देखिए 5005 के गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 5005, तो देखिए ना तो 2 से कटेगा ना तो 3 से और 4 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे 1 0 0 1। तो देखिए 5 से काट दिया गया। इसके बाद कितने से कटेगा? तो 6 से नहीं कटेगा, 7 से चेक करते तो 7 से कट रहा, 7 से काटेंगे इसे। जब 7 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा? तो एक लिए काटते हैं। देखिए 7 एकन्नम 7, कितना बचा? 3 हो गया, 30 7 चौक 28 7 त्रिक 21। अब देखिए 7 से नहीं कटेगा तो अब ये 11 से कटेगा। कितने से? 11 से। 11 से काटेंगे, 11 एकन्नम 11, 3 बचा और गिरते ही 33। अब 13 से काट लेते हैं तो 1 आ गया। तो देखिए इसके क्या है गुणनखंड? 5 गुणे का 7 गुणे का 13 11 गुणे का 13। ये हो गए 5005 के अभाज्य गुणनखंड। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
7429 के गुणनखंड देखते हैं। तो देखिए यहीं पे कर लेते हैं 7429 के गुणनखंड। तो देखिए सबसे पहले इसे कितने काटेंगे, तो ये संख्याएं चेक करेंगे आप, ना तो 2 3 से कटेंगे ही नहीं। आगे जाएंगे तो ये सीधा कटेगा कितने से, 17 से कटेगा। कितने से कटेगा, 17 से। 17 से नीचे किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो देखिए 17 से काटते हैं तो कितने से कटेगा, तो देखिए 17 चौके 68, कितना हो जाएगा 68। 68 जब घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, 62 हो गया। फिर 17 तियाँ 51, तो कितना बचा 11 और फिर 9 हो गया, और 17 सत्ते 119, तो ये हो गया। अब 17 के बाद देखिए कितने से कटेगा, तो 17 के बाद ये कटेगा 19 से। कितने से कटेगा, 19 से। चलिए 19 से काटते हैं। 19 दूनी कितना 38, और फिर कितना हो गया 19 नहीं 57, कितना बचा 3। चलिए अब फिर 29 23 से काट देते तो 1। तो इसके जो गुणनखंड हुए हैं 17 गुणे का 19 गुणे का 23, ये हो गए 7429 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये इस तरह करना है आपको। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में अगर व्यक्त करने को कहे तो ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। अगर पूछे कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो किसी भी संख्या पूछे अगर कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे तो गिन लेंगे, 1 2 3 4 इस प्रकार गिन सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे का LCM है। तो पहले इन संख्याओं का LCM निकालना है और HCF निकालना है, फिर जांच करना है इस सूत्र पर कितना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लासा गुणे मासा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं इसके। तो पहला क्वेश्चन है 26 और कितना 91, इसका HCF निकालिए और LCM निकाल लीजिए। तो देखिए जो है कोई भी विधि आप लगाइए LCM और HCF की, तो इसमें हम अभाज्य गुणनखंड वाली विधि से HCF और LCM ज्ञात करते हैं। नहीं तो आप कोई भी तरीका आता हो LCM HCF का उससे निकाल सकते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि वाली ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे है भी आगे पूछे भी जाते क्वेश्चन। देखिए 26 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे का 13 होंगे, और इसके अलावा कौन होंगे, इस प्रकार 91 करेंगे तो 7 गुणे का 13 यही होंगे। तो देखिए जो HCF, पहले HCF निकालना है। HCF हाई कॉमन फैक्टर, तो HCF वो होता है जो दोनों संख्याओं कॉमन हो। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो HCF इनका कितना है, तो देख लीजिए। देखिए ये जो 13 है ये दोनों में कॉमन है, तो HCF कितना आ गया 13। उसके बाद LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए देखिए एक संख्या की आप पूरी गुणनखंड लिख सकते हैं। तो एक संख्या मान लीजिए 26 की लिख ली हम, कितने 2 और 13 लिख लिया। उसके बाद अगली संख्या हम देखेंगे तो क्या 7 लिया गया, इसमें क्या 7 है, तो नहीं है, तो 7 भी ले चुके। अब देखिए 13 है तो 13 अब नहीं लिया जाएगा। तो देखिए तो इसको गुणा कर लेंगे टोटल। तो देखिए गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, ये 182, कितना आ जाएगा 182। देखिए कर लेते हैं, इतना ही 182 होगा, ठीक है। देखिए ये आ गया LCM कितना आ गया, LCM आ गया 182। चलिए अब देखिए इस सूत्र पर चेक करके देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, की दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे का LCM। तो देखिए दो संख्या कौन कौन थी, तो एक थी 26, दूसरी कितनी थी 91। तो एक को 26 लिखते हैं। देखिए 26 और गुणे का कितना 91 बराबर उनका HCF कितना आया 13 और LCM कितना आया 182। तो देखिए इधर गुणन करेंगे गुणा। तो देखिए 6 का नाम 6 हो गया, और आगे गुणा कर लेते हैं 2 6 नहीं। तो देखिए गुणा कर लेते हैं इनका आराम से। तो इनका गुणा हो जाएगा 23 और 66, कितना आएगा 23 और 66। इधर भी गुणा कर लीजिए। देखिए 13 13 दूनी 26 की 6, इधर भी कर लीजिए 23 66। तो देखिए हो गया बराबर। जब बराबर आ जाएगा तो अभी आपका LCM और HCF सही होगा, वरना आपने गलत तरीके से HCF और LCM निकाला है।
जब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एलसीएम गुणे का एचसीएफ, अगर दोनों तरफ बराबर हैं इसका मतलब आपके द्वारा ज्ञात किया गया एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल सही है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा है 510 और 92। दूसरा क्वेश्चन कितना है? 510 और 92। तो इसी प्रकार 510 के गुणनखंड कर लेते हैं और 92 कर लेंगे। 510 के कर लीजिए, इधर साइड में आप कर सकते हैं गुणनखंड, जैसे अभी अभाज्य गुणनखंड करिए थे ये थे। 2 से काटेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 5 5 कितना आ गया। फिर 5 कितने से काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 5, फिर 5 से काट दीजिए, फिर 17। तो देखिए इसके जो गुणनखंड हुए 2 3 5 और 17। तो इसी प्रकार 92 कर लीजिए गुणनखंड, तो 92 कर लेते हैं। तो देखिए जब 92 गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 4 46 हो गया, 2 से काटेंगे 23 हो गया, और 23 से काटेंगे तो 1 आ गया। तो इसके गुणनखंड आए 2 गुणे 2 गुणेगा 23। तो चलिए देखिए निकालते हैं इसका एचसीएफ। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में जोड़ा बनाया जाता है, जो दोनों कॉमन हो, तो 1 2 कॉमन है, बस केवल 2। एचसीएफ कितना है, 2। और एलसीएम आपको बता चुके हैं, एलसीएम निकालना है। तो पहले एक संख्या की पूरी पूरी गुणनखंड लिख लीजिए। मान लीजिए ऊपर वाली संख्या की ये पूरी हम गुणनखंड पहले लिख ले रहे हैं। तो 2 3 5 और 17 पूरी गुणनखंड लिख लिए। अब इसमें में से चेक करेंगे तो क्या देखिए, 2 हमने एक बार लिया तो 2 नहीं लेंगे। क्या 2 बार लिया गया है? नहीं, एक ही बार लिया गया, तो एक बार और 2 ले लेते हैं। फिर क्या 23 लिया गया? नहीं लिया गया, तो 23 एक बार और ले लेते हैं। तो देखिए जब इसको करेंगे हम टोटल गुणा, तो इसका गुणा आ जाएगा 23,600 इतना आएगा इसका गुणा। आप कर लीजिएगा आराम से, देखिए कैसे करेंगे। देखिए 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा यहाँ तक। 30 दूनी 60, और आप इसका गुणा कर लीजिएगा, फिर बाद के 60 से गुणा करा दीजिएगा। तो देखिए अब इसको चेक करते हैं। देखिए चेक करते हैं सही है या गलत। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और गुणे का एलसीएम। चलिए देखिए दो संख्याएं कौन कौन सी थी, तो 510 थी एक, और एक 92 थी। इधर एचसीएफ कितना आया, 2 आया, और ये कितना आया एलसीएम 23,460। तो इधर भी गुणा कर लीजिए, और उधर भी जब इधर गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो गुणा कर लीजिए। देखिए तो 46,92,0। इधर भी गुणा कर लीजिए, 46,92,0। तो बिल्कुल सही है दोनों तरफ, एलसीएम भी बिल्कुल सही है और एचसीएफ भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग पहले ये जो विधि लगी है एलसीएम एचसीएफ निकालने की, इसे अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले आप एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। उसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लासा गुणे मासा आप रख दीजिए। अगर दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं तब आपके द्वारा ज्ञात किया गया एलसीएम और एचसीएफ सही है, वरना गलत है। तो इस प्रकार आप जो एक क्वेश्चन बचा था, कितना था, 336 और 54 का, आप उसे कितना था 336 का और 54 कितना, और 54 आप इसको ज्ञात कीजिए, इसका एलसीएम निकालिए और एचसीएफ भी ज्ञात कीजिएगा, और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लासा गुणे मासा पर चेक भी कीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क के लिए है, आप इसे प्रैक्टिस में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब ये वाले क्वेश्चन। तो देखिए इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो कौन सी विधि लगाना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, तो अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि कौन होती है, जिससे अभी हमने आपको ज्ञात किया था, वही होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, 12 15 और कितना 21 का। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि वही है विधि है जिससे हमने अभी तुरंत किया था कि 12 गुणनखंड कर लो। तो 12 का आप साइड में पहले गुणनखंड कर सकते हैं, 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1।
तो इसी प्रकार आप कहेंगे 2 गुणे का 2 गुणे का 3 हुआ 12 गुणनखंड 15 कर लेंगे। जब 15 का आप इसी प्रकार काटेंगे तो 15 काटेंगे 3 से कटेगा 5 आएगा, 5 से काटेंगे 1, तो 15 गुणनखंड में 3 गुणे का कितना हुआ 5। इसी प्रकार 21 का आप गुणनखंड करेंगे, जब 21 का आप करेंगे तो 3 से काटेंगे 7 आया और 7 से काटेंगे 1 आया, कितना आया 3 गुणे का 7। तो ये जो लिख गए हैं ये होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, यही होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए अब जैसे आपको इसमें एलसीएम निकालना है, सबसे पहले क्या एचसीएफ। तो देखिए जब एचसीएफ आप निकालते हैं तो हाई कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होता है उसे ज्ञात करना है। तो देखिए सब में क्या कॉमन है, तो सब में 3 कॉमन है, कितना कॉमन 3, तो केवल एचसीएफ 3 होगा। अगर 2 भी पूरे में कॉमन होता तो एचसीएफ 3 दूनी 6 हो जाता, तो एचसीएफ 3 हो गया। अब देखिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में आपको बताया हमने एक पूरी संख्या लिख लीजिए, तो पूरी संख्या मतलब 1 2 2 3, मान लीजिए हमने पहली संख्या के सभी गुणनखंड लिख लिए। अब इसमें चेक करेंगे, देखिए हमने क्या इस संख्या 15 वाली में चेक करेंगे, इसमें 3 5 है, तो क्या हमने 3 लिया, हाँ 3 लिया, तो 3 दोबारा नहीं लेंगे अब, तो कितना नहीं लिया 5 लिए, नहीं लिया तो 5 ले लिया। अब आगे वाले में फिर चेक करेंगे 3 क्या हमने लिया, हाँ 3 है, तो 3 इसमें कभी नहीं लेंगे। 7 नहीं लिए तो 7 भी ले लिए। अब यही गुणनखंड गुणा कर लेंगे, यही हो जाएगा एलसीएम। तो गुणा कर लेते हैं, देखिए 4 12 12 पंचे 60 और गुणे कितना 7, 420 कितना हो रहा 420 आ गया इसका एलसीएम। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका करते हैं। चलिए देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है 17 है, 23 और 29, तो इसके गुणनखंड करेंगे। 17 एक अभाज्य संख्या, 29 भी एक अभाज्य संख्या है और 23 भी एक अभाज्य संख्या, ये सभी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या स्वयं से और 1 से कटती है, तो इसका गुणनखंड 1 गुणे 17 होगा, 1 गुणे 23 होगा और 1 गुणे 29 होगा, 1 गुणे कितना 29। तो एचसीएफ देखिए एचसीएफ मतलब कॉमन हाई कॉमन फैक्टर इसमें ढूंढिए। तो सब में कितना कॉमन है, तो सब में 1 कॉमन, कितना कॉमन है 1 ही सब में कॉमन है। तो एचसीएफ कितना हो गया, तो एचसीएफ आ गया 1, कितना आ गया 1 हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम में हमने बताया आपको सभी पहले संख्या का गुणनखंड कर लीजिए, 1 का पहले गुणा कर लीजिए, 1 गुणे 17 ले लिया एक संख्या का। अब देखिए इसमें क्या 23 फिर आगे 29, तो इनका गुणनफल कर लीजिए, ये हो जाएगा एलसीएम। तो जब इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा कितना आ जाएगा 11,339, कितना आ जाएगा 11,339 कर लीजिएगा आप आराम से। चलिए देखिए इसका ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। तो देखिए इधर तीसरा नंबर देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर देखते हैं, 8 9 25। तो 8 के गुणनखंड 2 गुणे का 2 गुणे का 2 होंगे, 9 के 3 गुणे का 3 होंगे, 25 के क्या होंगे 5 गुणे का 5। तो देखिए 1 भी होता है, अगर नहीं मिल रहा कुछ कॉमन तो सब में कितना कॉमन होता है 1। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ कुछ नहीं कॉमन दिखता लेकिन 1 होता है, कितना होता है 1। एचसीएफ कभी शून्य नहीं होता। और एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। एलसीएम तो देखिए 1 तो पहले आ गया, एक संख्या लिख लेते हैं, 2 गुणे का 2 गुणे का 2। अब देखिए 3 एक भी बार नहीं लिया गया ना, तो 3 कितने बार है 2 बार, तो 3 ले चुके। 5 भी ले लीजिए। तो अब इससे गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 25 100 हो गया, कितना आ जाएगा 1800, कितना हो गया टोटल गुणा कर लेंगे 1800। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा एचसीएफ, इनका एचसीएफ कितना है 9 है। तो इन्हीं संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं, चाहे तो आप अलग से एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, या तो ये जो एचसीएफ दिया इसका कोई मतलब होगा ना। तो देखिए इसमें हम यही सूत्र लगाएंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर के एचसीएफ मतलब उनका लासा गुणे का उनका मासा मतलब एलसीएम। तो दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर उनका लासा गुणे का मासा। तो देखिए दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 306 और 657।
और उनका HCF कितना दिया है, तो HCF 9 है और LCM कुछ नहीं है, तो LCM निकालना है। तो देखिए जब आप LCM निकालेंगे जो इधर गुणा में होगा इधर का है इसमें आएगा भाग में, तो 306 गुणेगा 657 और भागे कितना आ जाएगा 9 बराबर क्या आएगा LCM। तो देखिए LCM आ गया तो भाग कर देंगे। देखिए जब आप इसे कोई भी संख्या इसे काट सकते हैं, देखिए 9 इकन्नम 9 त्रिक 27 9 चौको 36, तो अब इसे गुणा कर दीजिए 34 गुणेगा 657 बराबर के LCM। तो LCM आ जाएगा आपका, गुणा कर लीजिएगा, तो जब आप गुणा करेंगे ये LCM आ जाएगा 22 33 60, आराम से गुणा कर लीजिएगा इसका, इतना हो जाएगा इसका LCM। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे कैसे लगाएंगे, तो देखिए तो ये यही कह रहा है कि जो 6 की पावर n है, n के लिए n कोई प्राकृतिक मान लीजिए संख्या है, तो क्या इसका कोई भी अंक मतलब इकाई अंक क्या 0 आ सकता है इसके इकाई अंक में। तो बताइए पहले आप 0 कब बनता है, तो 0 जब तक 2 और 5 नहीं होता तब तक 0 नहीं आता। 0 बनाने के लिए आपको 2 5 की आवश्यकता होती है। तो देख लीजिए जो 6 की पावर n है, 6 की पावर n इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 3 की पावर n, अलग अलग कर देंगे। तो जब दोनों करेंगे 2 की पावर n और 3 की पावर n हो जाएगा। तो क्या इससे 0 बन सकता, नहीं बन सकता। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए इसमें 0 नहीं बनाया जा सकता। तो इसका अंक 0 पर नहीं समाप्त हो सकता। किस लिए नहीं समाप्त हो सकता, क्योंकि 0 बनाने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता होती है। 2 मौजूद है लेकिन 5 न मौजूद होने के कारण इसमें 0 नहीं बनेगा। तो देखिए सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यदि संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती तो यह संख्या 5 से विभाज्य भी होती। जैसे मान लिए 60 है तो 0 समाप्त है, अगर 60 है लास्ट में 0 है तो संख्या जरूर कितने से विभाज्य होगी, 5 से। अगर किसी संख्या में लास्ट में 0 है तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक, इतना आप याद रखिए। देखिए तो 5 से विभाज्य होगी। देखिए लिखते हैं, यदि संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है तब यह 5 से विभाज्य होती, अर्थात छः की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 5 रखेंगे, परंतु यह संभव नहीं है कि 5 रखेंगे, क्योंकि जब 6 की पावर देखिए आप n तो क्या होगा 2 गुणेगा 3 की पावर n और सॉल्व करेंगे 2 की पावर n गुणेगा 3 की पावर n। तो इसीलिए 6 की पावर n के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 और 3 के अलावा कोई दूसरे नहीं होंगे, और 2 3 से मिलकर कभी 0 नहीं बन सकता। तो देखिए 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 बनाने के लिए 5 होना चाहिए, 5 नहीं है तो इसमें यही लिखेंगे। इतना लिख देंगे आप कि यदि संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती तब यह 5 से विभाज्य होती, अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 रखेंगे, परंतु यह संभव नहीं है, 5 नहीं रखेंगे। ठीक, 5 नहीं रखेंगे, इतना लिख देंगे। देखिए जब 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 की पावर n होगा, 2 की पावर 1 3 की पावर n। तो देखिए 6 की पावर n के गुणनखंड में कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसकी पावर ये जो दिया है 6 की पावर n ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे के 11 गुणे 13 प्लस के 13 और ये जो संख्या दी हैं ये भाज्य क्यों है। तो ये भाज्य संख्या क्यों, यही व्याख्या करना है। तो देखिए 7 गुणे का 11 गुणे का 13 और प्लस का 13, और इधर देख लीजिए इधर कितनी है 7 गुणे 6 गुणे का 5 गुणे का 4 गुणे का 3
गुणे का 2 गुणे का 1 प्लस के 5। तो ये भाज्य क्यों है? तो भाज्य क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं कौन होती? पहले आपको पता होना चाहिए। तो भाज्य संख्याएं देखिए कौन सी? भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या कौन होती है? भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों, या तो जो संख्याएं कट जाएं। जो संख्याएं किसी न किसी संख्या से कट जाएं वो भाज्य संख्या होती हैं। जैसे 8 है, मान लीजिए 4 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, ये भाज्य संख्या है। लेकिन अगर यही 5 होती तो 5 भाज्य नहीं, क्योंकि ये केवल 5 ही से कटेगी, स्वयं से कटेगी, इसलिए ये भाज्य नहीं है, अभाज्य होगी। तो भाज्य संख्या का आप एक और याद रखिए परिभाषा की, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो वो भाज्य संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 5 होता तो इसके 2 ही गुणनखंड होते, 1 और 5, तो ये अभाज्य। जैसे आप मान लीजिए 4 है तो इसके 1 तो होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा, तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, इसलिए भाज्य संख्या होगी 4। तो देखिए इस प्रकार इसमें हम करेंगे, तो इसको जब लगाएंगे तो देखिए इन दोनों तरफ देखिए कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? तो दोनों में 13 कॉमन है, तो 13 इधर बाहर कर लेंगे तो 7 गुणे का 11, और जहाँ कॉमन लेंगे यहाँ 1 और प्लस का यहाँ भी 1 बचेगा। तो देखिए 13 रहेगा, इसको गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 77 प्लस का 1, तो 13 गुणे का 78। इधर देखते हैं, इधर वाले को भी कर लेते इसी प्रकार। जब इधर करेंगे तो इधर देखिए दोनों तरफ 5 कॉमन, कितना कॉमन है? 5, तो 5 बाहर कर लेंगे तो 7 6 और 5 की जगह 1 आ जाएगा, 4 3 2 1 और प्लस का 1। तो देखिए गुणा कर लेंगे, जब इसका गुणा करेंगे 42, और पूरा गुणा कर लीजिए। तो देखिए जब इसका गुणा करेंगे हम तो इसका गुणा कितना आएगा? तो इसका गुणा कर लीजिए, देखिए 7 छंग 42 हो गया, 42, और इधर कितना? 24। 42 और 24 का गुणा कर लीजिएगा, गुणा करेंगे एक 1008 और प्लस का 1, तो देखिए 5, ये कितना हो जाएगा? 1009। तो देखिए ये भाज्य संख्या इसलिए हैं क्योंकि ये जो संख्या ये वाली, इसमें देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है। अभी कितने? 78 के भी गुणनखंड होंगे। इधर भी देखिए ये भाज्य संख्या किस लिए? क्योंकि इनके 2 से अधिक गुणनखंड है। इन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए भाज्य संख्याएं, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने कह रहा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है का मैदान। मान लीजिए खेल के चारों एक वृत्ताकार ये पथ का मैदान है। कह रहा है एक चक्कर सोनिया को 18 मिनट में लगाते। मान लीजिए एक इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते। कितने? सोनिया को कितने मिनट? 18 मिनट लगते हैं। और आगे कह रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर रवि को लगाने में रवि को 12 मिनट लगते। कितने मिनट? 12 मिनट। सवाल कह रहा है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से, मान लीजिए यहाँ से रवि और यहीं से सोनिया एक ही स्थान चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चले। मान लीजिए इधर को चलते हैं, दोनों एक ही दिशा में चले। कितने समय बाद पुनः वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब यही कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। तो देखिए 18 और 12 मिनट लग रहे हैं, तो इन्हीं का एलसीएम होगा आंसर। तो इनका 18 और 12 का क्या निकाल लीजिएगा? 18 और 12 का एलसीएम, तो ये आंसर हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। 18 और 12 का एलसीएम आप निकालेंगे तो कितने मिनट? 36 मिनट। 36 मिनट लगेंगे, क्योंकि 36 मिनट में सोनिया जब 2 चक्कर लगाकर यहाँ आएगी उसी वक्त रवि 3 चक्कर लगा चुका होगा। तो कितने मिनट लगे? 36 मिनट लगेंगे। इसमें आपको हमने पूरी प्रश्नावली 1.2 के पूरे सवाल करा चुके हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली प्रश्नावली पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।